हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम द कलर पर्पल नोवेल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एलिस वॉकर के द्वारा लिखा गया है। इस नोवेल के थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीम्स होते हैं वो यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं हमें, जो कि पूरे लिटरेरी वर्क में देखने को मिल जाते हैं। द फर्स्ट थीम इज़ गॉड, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। So in the color purple, Silly writes her letters first to God then later to Nettie। तो जैसे कि हम देखते हैं नॉवल में, तो सबसे पहले जो सिली है अपने लेटर्स को गॉड को लिखती है, और फिर बाद में लेटर ऑन जब उसे नेटी का पता चलता है अपनी बहन का, तो वो नेटी को अपने लेटर्स लिखने लग जाती है। सिली डिटेल्स हर लाइफ एक्सपीरियंसेस टू गॉड हु शी बिलीव्स इज़ एन ओल्ड वाइट मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड। तो सिली अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, उसने जो भी एट्रॉसिटीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की, उसने रेप को एक्सपीरियंस किया अपने स्टेप फादर के हाथों से, और अपने इन्हीं लाइफ एक्सपीरियंसेस को वो गॉड को लिखती है, क्योंकि और किसी को तो वैसे भी वो बता ही नहीं सकती। और गॉड के बारे में उसकी ये कंसेप्शन है कि गॉड एक ओल्ड वाइट मैन है विद अ लॉन्ग बियर्ड। Her understanding of God transforms as she begins to see God as a form of nature's beauty। तो जैसे कि हम नॉवल में देखते हैं, धीरे धीरे जैसे वो और लोगों के कांटेक्ट में आती है, शक के कांटेक्ट में आती है, फिर अपनी बहन नेटी के लेटर्स को पढ़ती है, तो फिर उसकी जो गॉड के रिगार्डिंग जो कंसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ट्रांसफॉर्म होती है, और फिर वो गॉड को एक वाइट मैन के बजाय एज अ फॉर्म ऑफ नेचर्स ब्यूटी देखने लग जाती है। When she meets शग एवरी, जब वो शग एवरी के कांटेक्ट में आती है, शग टीचेस हर दैट देयर इज़ मोर टू गॉड दैन व्हाट इज़ टॉट इन चर्च। तो शग उसको बताती है कि जो कुछ चर्च में सिखाया जाता है गॉड के रिगार्डिंग, कि गॉड ऐसे हैं, गॉड वैसे हैं, गॉड उससे कई ज़्यादा हैं, उससे कई ऊपर हैं, उससे कई ज़्यादा बढ़कर हैं। Shug believes that God is about love and wants people to be loved and be happy and wants to be loved in return. Nettie's time as a missionary with Samuel and Corin means that she partakes in evangelizing the Olinka people during her time with continent of Africa। यहाँ पे मिशनरी का मतलब है, मिशनरी होती है जैसे कोई पर्सन किसी फॉरेन लैंड, विदेश में जाता है, जो क्रिश्चियन की टीचिंग है उनका प्रसार करने के लिए। तो मिशनरी में बेसिकली जो क्रिश्चियन टीचिंग है वो लोगों को दी जाती है। तो नेटी भी सैमुअल और कॉरिन के साथ मिशनरी वर्क के लिए गई थी अफ्रीका में, और वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, ओलिंका पीपल को, ओलिंका के लोगों को एवेंजलाइज कर रहे थे। एवेंजलाइज होता है लोगों को क्रिश्चियनिटी टीच करना। ड्यूरिंग हर टाइम देयर नेटी कंसिडर्स व्हाट हर आइडियाज़ ऑफ गॉड आर। तो उस टाइम में नेटी फिर विचार करती है कि उसके क्या विचार हैं गॉड के बारे में। मिशनरीज डिस्कस गॉड इन हाउ गॉड इज़ प्रेजेंटेड इन टिपिकल क्रिश्चियन टीचिंग्स। तो मिशनरीज़ क्या करते हैं, वो तो लोगों को ये बताते हैं कि चर्च के अकॉर्डिंग, कि क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग गॉड क्या है, गॉड कैसे हैं, कैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है क्रिश्चियन टीचिंग के अकॉर्डिंग। बट फिर जो नेटी है, बट नेटी रियलाइजेज दैट शी बिलीव्स दैट गॉड इज़ इन नेचर मोर दैन क्रिश्चियन टीचिंग्स से। तो लेटर ऑन नेटी ये रियलाइज़ करती है कि गॉड को एज अ फॉर्म ऑफ नेचर रियलाइज़ करती है रादर दैन क्रिश्चियन टीचिंग्स से, व्हाट क्रिश्चियन टीचिंग्स से। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रेसिज्म का आता है। जो रेसिज्म होता है वो एक्चुअली भेदभाव होता है, जो कि रेस के बेस पे किया जाता है लोगों के साथ। जैसे कि जो अंग्रेज़ थे, जो वाइट पीपल थे, वो ये सोचते थे कि वो सुपीरियर हैं ब्लैक मैन से। So the novel takes place in two distinct settings, rural Georgia and a remote African village, both suffused with problems of race and racism। तो हम जैसे देखते हैं कि जो नॉवल की सेटिंग है वो दो जगह पे बेसिकली की गई है। एक तो रूरल जॉर्जिया में, रूरल प्लेस जॉर्जिया में, और दूसरा एक अफ्रीकन विलेज है। इन दोनों ही जगह पे हमें
रेस और रेसिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सिली बिलीव्स हर सेल्फ टू बी अगली इन पार्ट बिकॉज ऑफ हर वेरी डार्क स्किन। तो जो हमें जैसे पता है कि जो सिली है वो पहले ये सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा अगली है क्योंकि उसकी डार्क स्किन है, वो डार्क वूमेन है। Sophia, after fighting back against the racism of Mayer and his wife, ends up serving as a maid to the family and a surrogate mother to Eleanor. तो सोफिया, इफ़ यू रिमेंबर, हार्पो की फर्स्ट वाइफ थी। हार्पो कौन था? मिस्टर डैश का बेटा था। तो सोफिया लाइक काइंड ऑफ स्टबॉर्न गर्ल थी। वो उसके खिलाफ कोई भी उल्टा सीधा बोलता था या उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता था तो वो सहन नहीं करती थी, वो फाइट बैक करती थी। तो इसलिए जब मेयर और उसकी वाइफ उसको बोलते हैं कि क्या तुम हमारी मेड बनोगी, तो उस चीज़ को भी वो सहन नहीं कर पाती। उससे रिलेटेड उनकी काफ़ी बड़ी फाइट होती है। बट आफ्टर ऑल दैट फाइट, ऑल दैट केओस, फिर भी एट द एंड उसको एज अ मेड सर्व करना पड़ता है एंड एज अ सरोगेट मदर टू एलेनर। एलेनर मेयर और उसकी वाइफ की बेटी थी। हम नॉवल में ये भी देखते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके लिए बहुत ही कम करियर पाथ्स अवेलेबल थे। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं? अफ्रीकन अमेरिकन एक ब्लैक अमेरिकन को बोला जाता है, मतलब जो कि एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स के डिसेंडेंट्स होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं मेन के लिए फार्मिंग जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। ऑल दो हार्पो मैनेजेस टू ओपन अ बार, लेकिन फिर भी जो हार्पो है वो एक बार को ओपन करने में कामयाब हो जाता है। फॉर वीमेन इट सीम्स ओनली पॉसिबल टू सर्व एज अ मदर। तो वीमेन के लिए तो मदर का जो ऑक्यूपेशन होता है वो ही मेन होता है वुमेन के लिए। या फिर और टू परफॉर्म फॉर अ लिविंग टू सिंग एज स्क्वीक एंड शग एवरी डू। या फिर हम जैसे देखते हैं कि जो शग एवरी है और जो स्क्वीक हैं वो जैसे गाना गाकर अपनी लिविंग चला रही हैं, या फिर उनके पास सिंगिंग का ऑप्शन है। फिर हम अफ्रीका में भी देखते हैं कि जो इंग्लिश रबर वर्कर्स थे, वहाँ पे एक रबर की कंपनी थी, उसके जो वर्कर्स थे वो वहाँ पे एक रोड बिल्ड कर रहे थे विलेज में। तो पहले तो विलेज के लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो मतलब उनको लगता है कि वो उनके फ़ायदा का ही काम कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन फिर क्या करते हैं, वो जो अंग्रेज़ होते हैं, जो इंग्लिश रबर वर्कर्स होते हैं, वो लोगों को ही, विलेजर्स को ही अपनी ही लैंड से बाहर निकाल देते हैं। ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि क्योंकि वो उनकी लैंड को डेवलप कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं उस लैंड के ऊपर। एंड द अफ्रीकन पीपल हु हैव लिव्ड देयर फॉर सेंचुरीज आर मियरली बैकवर्ड नेटिव। और वहाँ पे जो अफ्रीकन लोग रह रहे हैं उनको वो बैकवर्ड मानते हैं। तो इस तरह से हमें थ्रू आउट द नोवेल रेसिज्म देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाती है सेल्फ डिस्कवरी की, जो कि हमें थ्रू आउट द नोवेल देखने को मिलती है। द नॉवल इज़ अल्टीमेटली अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी फॉर सिली एंड फॉर अदर कैरेक्टर्स। तो ये नॉवल, इस नॉवल में सिली की भी सेल्फ डिस्कवरी होती है और लोगों की भी और कैरेक्टर्स की भी। सिली begins the novel as a passive, quiet young girl perplexed by her own pregnancy, by her rape at the hands of Pa and her ill treatment by Mr. Dad। तो जैसे कि हम नॉवल की स्टार्टिंग में देखते हैं, सिली जो होती है वो एक पैसिव गर्ल है, जो कि मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, चुपचाप रहती है। क्वाइट यंग गर्ल जो कि अपनी प्रेगनेंसी से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसके जो स्टेप फादर हैं, और सिली को अभी नहीं बताया कि वो उसके स्टेप फादर हैं, वो उसको अपने फादर ही मानती है। उसके स्टेप फादर का नाम है पा, और वो उसका रेप कर देते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। और वो काफ़ी कंफ्यूज रहती है इस सिचुएशन से।
और बाद में जब उसकी शादी हो जाती है मिस्टर डैश के साथ, वो उसके साथ काफ़ी इल ट्रीटमेंट करते हैं। Slowly after meeting Shug and seeing her sister run away, Silly develops practical skills। तो जैसे हम फिर देखते हैं वो शग के कांटेक्ट में आती है और फिर उसकी सिस्टर नेटी भी चली जाती है। सिली डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स, फिर वो अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करती है। शी इज़ अ हार्ड वर्कर इन द फील्ड्स में भी जब वो काम करती है वो काफ़ी हार्ड वर्क के साथ करती है। लर्न्स टू मैनेज द हाउस एंड रेजेस चिल्ड्रन, अपने घर को भी अच्छे से संभाल के रखती है और बच्चों को भी अच्छे से उनका ख्याल रखती है। जैसे कि हम देखते हैं मिस्टर डैश की जो बहनें हैं वो भी सिली की इस काम में तारीफ़ करती हैं। एंड शी मीट्स अदर इंस्पायरिंग वुमेन इंक्लूडिंग सोफ़िया, और उसके अलावा वो सोफ़िया से भी मिलती है जो कि उसको बहुत इंस्पायर करती है। हु हैज़ ऑलवेज हैड टू फाइट द मैन इन हर लाइफ। फर्दर शी डिस्कवर्स हर ओन सेक्सुअलिटी, और सिली इस नॉवल में अपनी सिली अपनी सेक्सुअलिटी को भी डिस्कवर करती है और उसको ये पता चलता है कि शी इज़ बाइसेक्सुअल। Eventually, Silly discovers that her sister Nettie has been writing her all along, and this couple with Shug's support allows Silly to confront Mr. Dash to move to Memphis with Shug। तो इवेंचुअली सिली को ये भी पता चलता है कि उसकी जो सिस्टर है नेटी वो काफ़ी टाइम से उसको लेटर्स लिख रही थी जो कि उसके पास नहीं पहुंच पाए थे। फिर शग की सपोर्ट के साथ सिली इस बात को लेकर मिस्टर डैश से कॉन्फ्रंट करती है, उनका सामना करती है, उनको पूछती है कि उन्होंने क्यों उसके साथ ऐसा किया, सब लेटर्स को क्यों छुपाया। टू मूव टू मेम्फिस, फिर मिस्टर डैश को कॉन्फ्रंट करने के बाद वो शग के साथ मेम्फिस चली जाती है और वहाँ पे जाके अपनी खुद की एक पैंट्स कंपनी को स्टार्ट करती है। एंड इवेंचुअली टू मेक एनफ मनी टू बी इंडिपेंडेंट, और फाइनली क्योंकि अब वो खुद से कमाने लग गई है तो वो अब इंडिपेंडेंट हो जाती है। सिलीज लक बिगन टू चेंज, शी इनहेरिट्स हर बायोलॉजिकल फादर्स एस्टेट। बाद में हम ये भी देखते हैं कि उसके जो बायोलॉजिकल मतलब जो उसके रियल फादर थे जिनकी पहले डेथ हो गई थी वो उनके प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर लेती है, अलाउइंग हर ग्रेटर फाइनेंशियल फ्रीडम, जिससे उसको पहले से भी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। एंड शी मैनेजेस टू रिपेयर हर रिलेशनशिप विद मिस्टर डैश, हु गिव्स हर अ पर्पल फ्रॉग एज अ सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ हिज अर्लियर बैड बिहेवियर। फिर मिस्टर डैश के साथ भी उसके रिलेशंस पहले से सुधरते हैं। मिस्टर डैश उसे एक पर्पल फ्रॉग गिफ्ट करते हैं जो कि एक सिंबल है मिस्टर डैश के रिकॉग्निशन का कि उन्होंने पहले सिली के साथ गलत व्यवहार किया। एंड क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फैमिली विद मिस्टर डैश, शग, हार्पो, सोफिया, स्क्वीक, नेटी एंड हर ओन चिल्ड्रन। नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाती है वायलेंस एंड सफरिंग की। वायलेंस एंड सफरिंग इज़ डिपिक्टेड बोथ ऑन द फैमिली लेवल एंड ऑन द सोशल स्केल। तो दोनों ही लेवल पे, फैमिली लेवल पे भी सोशल स्केल पे भी हमें वायलेंस एंड सफरिंग देखने को मिलती है। सिली इज़ रेप्ड बाय हर स्टेप फादर एंड beaten for many years by her husband only to have Shug intervene on her behalf। तो पहले तो उसके स्टेप फादर उसके साथ बुरा करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसके बाद उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ इल ट्रीटमेंट करता है मिस्टर डैश। तो उसके बाद शग ही है जो उसको सपोर्ट करती है। फिर हम उसके बाद अगर सोफ़िया को देखें तो सोफ़िया इज़ नियरली बीटन टू डेथ बाय द वाइट पीपल ऑफिसर्स आफ्टर पुशिंग अ वाइट फैमिली। तो सोफ़िया जब मेयर और उसकी वाइफ को धक्का देती है तो फिर वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस उसको इतना मारती है तो कि ऐसा लगता है कि अब वो मर ही जाएगी। इसके अलावा नेटी पे भी उसके जो स्टेप फादर हैं पा और जो मिस्टर डैश है वो बुरी नज़र रखते हैं। एंड शी मस्ट रन अवे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, और इसलिए वो वहाँ से भाग भी जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए।
हार्पो ट्राइज अनसक्सेसफुली टू बीट एंड कंट्रोल सोफिया। जो हार्पो है, जो कि मिस्टर डैश का बेटा है, वो अपनी फ़र्स्ट वाइफ सोफिया को बीट करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालांकि ये कोशिश जो है वो अनसक्सेसफुल रहती है। हिज फर्स्ट वाइफ एंड ही बीट स्क्वीक अनटिल शी लीव्स हिम फॉर ग्रैडी। और उसके बाद उसकी जो सेकेंड वाइफ है स्क्वीक, वो उसको मारता है और अल्टीमेटली वो भी उसको छोड़ के चली जाती है ग्रैडी के साथ। फिर लेटर ऑन हमें ये भी पता चलता है नॉवल में कि जो सिली के जो बायोलॉजिकल फादर्स थे जो और उसके जो अंकल्स थे, वो उनको भी मार दिया गया था वाइट्स के द्वारा, वाइट लोगों के द्वारा, क्योंकि वो जेलस थे उनके बिजनेस की सक्सेस को देखकर। सो सिलीज बायोलॉजिकल फादर एंड अंकल्स वर किल्ड बाय वाइट्स जेलस ऑफ देयर बिजनेस सक्सेस, एंड देयर इज़ ऑलवेज द थ्रेट ऑफ दैट इफ़ ब्लैक पीपल एजिटेट टू मच फॉर देयर राइट्स दे विल बी स्ट्रक डाउन बाय द वाइट पीपल। फिर अफ्रीका में भी हमें वायलेंस देखने को मिलती है, क्योंकि इन अफ्रीका men in Olinka village have absolute control of their wives, and a scarring ritual takes place for all women, leaving their faces permanently marked. तो जो ओलिंका विलेज है जो कि अफ्रीका में है, वहाँ के जो मेन हैं उनका अपनी वाइव्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। और जो वहाँ की वुमेन है, वहाँ पे एक मतलब रिचुअल है, वहाँ की एक रस्म है, रिवाज है कि जिसमें जो विमेन हैं उनको अपने फेस के ऊपर ना कुछ स्कारिंग करवानी होती है, मतलब कुछ मार्किंग वगैरह, वो मार्क करते हैं उनके फेस को, और जिससे कि उनका जो फेस है वो परमानेंटली मार्क्ड रह जाता है, वो परमानेंट होता है। तो ये भी एक तरह की वायलेंस ही है। द वाइट ब्रिटिश रबर डीलर्स हु टेक ओवर द ओलिंका लैंड एंड अप किलिंग मैनी इन द विलेज विदाउट कंसर्न फॉर द ह्यूमैनिटी। तो फिर उसके बाद हम वाइट ब्रिटिश रबर जो डीलर्स हैं उनकी भी ब्रूटैलिटी को देखते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस वायलेंस एंड सफरिंग देयर इज़ अ कोर ऑफ होप इन द नॉवल। तो फिर भी हमें नॉवल में होप देखने को मिलता है, द होप दैट सिली एंड नेटी माइट बी रीयूनाइटेड। फिर लास्टली हमारे पास जेंडर रोल्स का थीम आ जाता है। जेंडर रोल्स का मतलब होता है, मतलब जो रोल्स जो जेंडर के हिसाब से लोगों को दिए गए हैं, मतलब कि जैसे जो वुमेन है उनको मदर का रोल निभाना है, ठीक है, इस टाइप से। तो इन द बिगनिंग सिली इज़ एक्सपेक्टेड टू सर्व हर अब्यूजिव हस्बैंड एंड लेटर हर हस्बैंड I mistake there. In the beginning, Silly is expected to serve her abusing father. So in the beginning, Silly is expected to serve her abusive father. तो शुरुआत में जो हम देखते हैं कि सिली से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने अब्यूज़िव फादर को, अब्यूज़िव स्टेप फादर जो कि उसका रेप भी कर देते हैं, एंड लेटर हर हस्बैंड मिस्टर डैश। अब क्योंकि वो एक वुमेन है, वो एक लड़की है, तो उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने जो उसके घर में जो मेन हैं उनको ओबे करेगी, उनको सर्व करेगी। एंड नेटी नॉट वांटिंग टू डू आइदर रन्स अवे। तो सिली तो चलो वो एक पैसिव गर्ल है जैसे कि हम शुरुआत में देखते हैं, लेकिन जो नेटी है वो इतनी पैसिव नहीं है और वो ऐसे लोगों को सर्व नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। बट नेटी सेक्रीफाइसेस द जॉब जनरली रिजर्व्ड for women motherhood in order to educate herself and work for Samuel and Corin during their missionary labors in Africa। और नेटी क्या करती है, वो अपने आप को एजुकेट करती है और सैमुअल और कोरिन के साथ जाके अफ्रीका में मिशनरी का काम करती है। सिली मीनवाइल हैज़ 2 children whom नेटी then raises in Africa। और सिली के 2 बच्चे होते हैं, ओलिविया और एडम, जिनकी देखभाल नेटी करती है अफ्रीका में। फिर उस सिली की लाइफ में शग आती है और शग सिली को टीच करती है, सिखाती है उसकी बॉडी के बारे में और एंड अबाउट अदर वेज ऑफ लिविंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैन। सिली एंड स्क्वीक हु इज हार्पोज सेकेंड वाइफ एंड्स अप लिविंग विद शग इन मेम्फिस। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं नॉवल में कि जो सिली है और जो स्क्वीक है जो कि हार्पो की सेकंड वाइफ है, वो शग के साथ मेम्फिस में रहने चले जाते हैं। एंड सिली इज़ एबल टू स्टार्ट हर पैंट्स मेकिंग कंपनी। और वहाँ पे जाके सिली अपनी पैंट्स मेकिंग कंपनी को स्टार्ट करती है
और वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। फॉर मैन it is expected that black men of this time, especially in the south, work in the fields and the women obey them absolutely। तो हम जैसे कि हम देखते हैं कि जो men हैं, black men हैं, उनका काम बेसिकली फार्मर्स का होता है, वो खेतों में काम करते हैं। At the end of the novel, we see that Mr. Dash realizes just how much he took for granted and how much he and his son Harpo have relied on the work of women throughout their lives। So last में जाके नॉवल के एंड में जाके मिस्टर डैश को रियलाइज़ होता है कि उसने सिली को कितना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था और वो उनके विमेन के ऊपर अपनी लाइव्स में थ्रू आउट देयर लाइव्स कितने ज़्यादा डिपेंडेंट थे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द थीम्स ऑफ द नॉवल द कलर पर्पल। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।